हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बोर्ड को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी थियोरेटिकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। दे आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एक तरीके के रिसेप्टर की कैटेगरी है। ठीक है, जी प्रोटीन। तो ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी कि जीपीसीआर भी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आके जुड़ते हैं। ठीक है, ये वो रिसेप्टर्स हैं। अब जो ये जीपीसीआर की कैटेगरी के अंदर के हैं, तो जीपीसीआर की भी सब कैटेगरी है, जी क्यू, जी आई एंड जी एस। ठीक है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए अब हम ये देखते हैं कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि ये जीपीसीआर की कैटेगरी के रिसेप्टर्स हैं, और दूसरा कि इसमें कौन आके जुड़ते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इसमें आके जाके जुड़ते हैं और फिर ये अपना एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, एक तो अल्फा और बीटा। ठीक है, दो मेजर कैटेगरी है, अल्फा बीटा, फिर इसके बाद सब कैटेगरीज आती हैं। अब जो अल्फा है वो भी दो तरीके का है, अल्फा एंड अल्फा 2, और अल्फा 1 के अंदर भी सब कैटेगरीज है, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1C, और अल्फा 2 के अंदर कैटेगरी है अल्फा 2A, अल्फा 2B, अल्फा 2C। आप ये कैटेगरी देख के मत घबराओ, आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड ईजी लगने वाला है। ठीक है, फिर देखिए अपना आप एक दिमाग में ख्याल रखना कि जो अल्फा वाले हैं, यानी कि जो अल्फा वाले रिसेप्टर्स हैं, इनमें जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ेगा, चाहे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इनका काम क्या होगा, कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मतलब कोई चीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही होगी। ठीक है, अब वही जो ये बीटा वाली कैटेगरी है, बीटा में आप देखोगे चीजें अधिकतर रिलैक्स हो रही है, मतलब जब भी इस पे इसके न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ रहे हैं बीटा रिसेप्टर में, तो अक्सर चीजें रिलैक्स हो रही होंगी। ठीक है, अभी आप देख लोगे जिससे आप आगे पढ़ेंगे हम। तो बीटा की भी 3 कैटेगरी होती है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, अब आ जाइए, फिर से आ जाते हैं अल्फा 1 में। तो इनकी सब कैटेगरीज के अंदर हमें नहीं जाना, हम इसी कैटेगरी में जाएंगे कि अल्फा 1 में क्या होता है और अल्फा 2 में क्या होता है। ठीक है, तो देखो जी, अल्फा 1 जो होता है, जो अल्फा 1 है, ऑब्वियसली अल्फा 1 इज अ पार्ट ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जीपीसीआर होते हैं, जीपीसीआर की कैटेगरी के अंदर है, लेकिन जीपीसीआर की भी कैटेगरी है जीक्यू, जी1, जीएस। तो जो अल्फा 1 है वो किस कैटेगरी में आता है, जीक्यू में। ठीक है, जीक्यू प्रोटीन बाइंडर्स में आता है। ठीक है, जीक्यू में आता है। अब ये क्या करता है, जब भी इस अल्फा 1 रिसेप्टर में इसके न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ेंगे, होता क्या है, IP3 बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है IP3। IP3 होता है आइसोट्रेनॉल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर आपका जो DAG है वो भी इंक्रीज हो जाता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज होने की वजह से आपका जो इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर के कैल्शियम आयंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ये काम का है। अब ये जो बाकी सारे इफेक्ट अभी आप देखोगे आगे कि अल्फा 1 में आके जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर ये एक्शन आ गया, वो सब कैल्शियम आयन के बढ़ जाने की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अभी आप देखो आगे। अब देखिए इसकी लोकेशन पहले पढ़ते हैं कि जो अल्फा 1 होते हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। एक तो आपके ब्लड वेसल्स में मिलेंगे आपको, ठीक है, आपके स्मूथ मसल्स में मिलेंगे, ठीक है, उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलता है, लीवर में मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। काम क्या करते हैं, देखो मैंने क्या कहा, इसकी कैटेगरी जो पूरी है ना अल्फा आपकी, वो कंस्ट्रिक्शन टाइप के काम कराती है। क्या कराता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को आपके कंस्ट्रिक्ट कर देती है, नैरो डाउन कर देती है, जब भी इस पे आके कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा, अगर अल्फा 1 आके जुड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या आती है, माइट्रियासिस। माइट्रियासिस मतलब होता है आपका प्यूपल का डायलेट हो जाना, आंखें ऐसे फट जाना, इसको कहते हैं माइट्रियासिस। ठीक है, उसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि जब जब भी इसके साथ आके एक न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगा आपका। ठीक है, यूरिन आपका रिटेंशन मतलब यूरिन का आउटफ्लो नहीं होगा, वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा, तो यूरिनरी रिटेंशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अल्फा 1 खत्म। फिर आ जाओ जी अल्फा 2 में। अल्फा 2 जो है वो कैटेगरी है GI की। ठीक है, ये GI GPCR को की कैटेगरी का है अल्फा 2 जो है। ठीक है, और उसके बाद जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ेगा अल्फा 2 रिसेप्टर्स में, तो CAMP डिक्रीज हो जाता है। अब CAMP क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें CAMP बड़ा इंपॉर्टेंट है। CAMP क्या होता है आपका, साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है जी, ये तो भी फुल फॉर्म, इसका काम क्या होता है, ये एक तरीके के सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं आपके। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स आपके सेल सरफेस में होते हैं,
तो उन रिसेप्टर की इंफॉर्मेशन रिसेप्टर में आके आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आके जुड़ेंगे या कोई भी ड्रग आके जुड़ेगी, तो वहां से इंफॉर्मेशन या मैसेज ले जाते हैं सेल के अंदर टारगेटेड साइट तक, ठीक है। ये इनका काम होता है सीएमपी का। तो Q2 क्या, Q2 में जब भी न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ेगा तो सीएमपी डिक्रीज हो जाता है जी। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं आपके प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में, ठीक है। नर्व्स की जो एंड पॉइंट होता है और सिनेप्स से पहले, यानी कि दो नर्व्स, अगर दो न्यूरॉन्स हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, और एक न्यूरॉन का जो एंड होता है यानी कि सिनेप्स से पहले उसको कहते हैं प्री सिनेप्टिक स्पेस, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, एक तो प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं इस टाइप के रिसेप्टर्स। और ये काम क्या करते हैं, जब जब इसमें आके न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा, एक तो नॉर एपिनेफ्रीन आपका डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन सिक्रीशन आपका डिक्रीज हो जाता है, और प्लेटलेट एग्रीगेट करने लगती हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका फंक्शन। आपको अगर इससे शॉर्ट फॉर्म है, कुछ कुछ लिखे हुए नहीं समझ में आता है, नो टेंशन, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें लिंक, वहाँ पे आपको नोट्स एक्सपैंडेड फॉर्म में क्लियरली बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे विथ द MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। चलिए जी, अब अल्फा के बाद आ जाओ आप बीटा में। अल्फा की कैटेगरी खत्म हो गई, इतना इजी था। अब आ जाओ बीटा। बीटा का जैसे मैंने बताया, इसका काम कुछ ऐसा होगा रिलैक्स करने का, जैसे इसका काम था वैसोकंस्ट्रिक्शन, यूरिनरी रिटेंशन, इसका ऐसा नहीं है, इसका रिलैक्स करने के काम होंगे ज़्यादातर, ठीक है। अब देखिए बीटा में जो कैटेगरी है वो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब कैटेगरी है, ये आपके पाए जाते हैं। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। बीटा 1 आप ये मान लो, क्योंकि इसके आगे 1 लिखा है, हार्ट कितना होता है हमारे पास 1, तो बीटा लगभग लगभग आपको ज़्यादातर हार्ट में मिलेगा। बीटा 2 लंग्स कितने होते हैं 2, तो बीटा 2 आपको लंग्स में मिलता है। बीटा 3 अब फैट तो अलग अलग जगह हो सकता है कहीं पे भी, तो बीटा 3 फैट से रिलेट करता है। अभी आप देखना फैट जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको बीटा 3 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी ये जो मैंने लिखा था ये आपके काम का है। देखिए अल्फा वाले जो कैटेगरी है, अल्फा 1 वाली कैटेगरी, वो कुछ ऐसा एक्शन करता है स्क्वीज टाइप के एक्शंस। स्क्वीज टाइप के एक्शंस, अगर जब भी न्यूरोट्रांसमीटर जाके जुड़ेगा अल्फा के रिसेप्टर के साथ और वो भी अल्फा 1 के साथ, तो कुछ स्क्वीज जैसे एक्शंस होंगे। और जबकि जब अल्फा 2 के साथ जुड़ेगा तो चीज़ें खत्म, मतलब स्टॉप हो जाएंगी, रिएक्शन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, कुछ चीज़ बंद हो जाएगी, इस तरीके के रिएक्शंस इसमें होंगे। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे फंक्शंस आप यहाँ से क्रॉस चेक कर भी सकते हैं, ठीक है। अब जी फिर से आ जाओ यहाँ पे कि बीटा 1 हार्ट, बीटा 2 लंग्स, बीटा 3 फैट, ठीक है। अब देखो बीटा 1 जो है ना, वो फिर से अगेन ये पूरी कैटेगरी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वो एक तरीके की GPCR से, GPCR की सब कैटेगरी होती है। तो जो बीटा 1 है वो GS वाले कैटेगरी की है, ठीक है। G का कौन सा, GS, ठीक है। अब ये क्या करती है, जब जब इस पे बीटा 1 में आके जुड़ेगा आपका कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या होता है, आपका साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट इंक्रीज हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया CMP क्या होता है, ठीक है। तो ये CMP इंक्रीज हो जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में, किडनी में, और इनका काम क्या होता है, हार्ट रेट को बढ़ा देना और रेनिन सिक्रीशन, किडनी में रेनिन सिक्रीशन को बढ़ा देना, ठीक है। ये इसका फंक्शन है बीटा 1 का। फिर आ जाओ जी आप बीटा 2 में। बीटा 2 कैटेगरी की स्कीम में है, GS कैटेगरी के GPCRs होते हैं ये, और ये आपके CMP को इंक्रीज करते हैं। जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स में आके जुड़ता है आपका इंक्रीज होता है साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। आपका ब्रोंकियल डायलेशन, ब्रोंकियल्स अब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, एक तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में, ठीक है, और आपके पाए जाते हैं यूट्राइन स्मूथ मसल्स में, ठीक है। फिर आपके पाए जाते हैं लीवर में, दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब भैया ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में है प्रेजेंट तो ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं। मैंने कहा था ना ये कुछ रिलैक्स करने का काम करते हैं ज़्यादातर, तो ये ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं। उसके बाद वैसो डायलेशन का, वैसस को डायलेट का काम करते हैं, और यूटेराइन रिलैक्सेशन। यहाँ पे देखिए ये करता था आपका यूटेराइन रिटेंशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का काम, ये आपका करता है यूटेराइन रिलैक्सेशन का काम, ठीक है, बीटा 2। फिर आ जाओ जी बीटा 3 में। अब बीटा 3 क्या करता है आपका, बीटा 3 GS की कैटेगरी का है। कौन सा GPCR, आपका GS, ठीक है। उसमें ये जब भी इसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा आपका CMP बढ़ जाएगा, साइक्लिक मोडो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बढ़ जाएगा। ये पाएगा आ जाते हैं एडिपोज टिश्यू में, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। इनका काम क्या होता है, लाइपोलाइसिस। अब देखो मैक्सिमम फैट वाली जगह पे ही पाया जाता है, क्योंकि मैंने बोला था आपको, तो इसका काम होता है लाइपोलाइसिस, ठीक है, फैट्स का ब्रेक डाउन करना, ठीक है, लाइपोलाइसिस या लिपिड्स का ब्रेक डाउन करना, और ब्लैडर को रिलैक्स करना, आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसको रिलैक्स करना,
ठीक है, तो ये फंक्शंस थे बीटा 3 के। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं और अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये सब जो हमने पढ़ा बोर्ड में इतना सब बना हुआ था जिसे देख के आप डर गए थे, अब इसका क्या काम है, ये रिसेप्टर्स पढ़ के हमें क्या मिलेगा। देखिए, ये रिसेप्टर्स जब हम पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, कैटेगरी होती है, और आप देख रहे हो हर एक कैटेगरी का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अलग अलग जगह पे हर एक कैटेगरी लोकेटेड है और फंक्शंस भी उनके अलग अलग हैं। तो अगर हमें इनका अच्छे से नॉलेज होगी कि कैटेगरी होती है और ये कैटेगरी यहाँ यहाँ लोकेटेड है, तभी तो हम सिलेक्टिव ड्रग्स बना पाएंगे, ना कि जनरलाइज्ड। सिलेक्टिव मतलब जो अपने रिसेप्टर्स को जानती है कि उनको कौन से रिसेप्टर में जाके बाइंड करना है। तो जब रिसेप्टर्स की जानकारी होगी, उनकी लोकेशन की जानकारी होगी, फंक्शन की जानकारी होगी, तभी तो हम सिलेक्टिव ड्रग्स बना पाएंगे। ठीक है, तो ये ड्रग्स को बनाने के लिए या ड्रग्स में कोई भी मॉडिफिकेशन करके और बेहतर ड्रग्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें रिसेप्टर्स का पहले पूरा ज्ञान हो, क्योंकि हर ड्रग जाकर रिसेप्टर में ही जुड़ेगी और तभी अपना एक्शन दिखाएगी। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक को पढ़ने की, दैट इज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप या क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।